Hi everyone. So let's quickly start with the revision of Unit 6 of Indian Contract Act. देखो अगेन अ वेरी सिंपल यूनिट. इसमें से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो केसेस है इस पे यू कैन एक्सपेक्ट अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन इन योर एग्जाम. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो देखो तुमने अकाउंट्स में भी कंटिंजेंसी ये कंसेप्ट पढ़ी हुई है. मतलब ये क्या जर तर वाली चीज़ है. ठीक है, वेयर देयर इज अ लिटिल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. अब देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है फिर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इंश्योरेंस. ठीक है, तो सपोज लेट्स से देखो कि यहाँ पे मैंने बजाज कंपनी के साथ एक इंश्योरेंस किया किस चीज़ का, इस क्लासरूम का. ठीक है, मैंने उनको क्या बोला कि मुझे टेंशन है कि यहाँ पे इतने बच्चे रहते हैं, कौन यहाँ पे क्या क्या करता है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई और कल चल के यहाँ पे आग लग गई तो मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाएगा. तो देयरफॉर मैंने उनके साथ एक फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जहाँ पे मुझे आज उनको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा. मुझे उनको क्या पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा. और ये सामने वाला बजाज कंपनी आज के दिन पे मुझे क्या देने वाला है, आज के दिन पे ये बजाज कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुझे वादा देगा. क्या वादा, कि कल चल के अगर नुकसान हुआ तो, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, कल चल के अगर नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई वो मुझे करके देंगे. आज के दिन पे बजाज कंपनी ने क्या दिया मुझे, सिर्फ और सिर्फ वादा. मैंने क्या दिया उनको, प्रीमियम. तो ये हुआ हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आज अगर मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ तो कंसिडरेशन में मुझे मिल रहा है वादा, और ये अगर मुझे वादा दे रहे हैं तो कंसिडरेशन में उनको मिल रहा है प्रीमियम. बट ये वादा जो है यहाँ पे जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर नुकसान हो गया तो हम नुकसान की भरपाई करके देंगे, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, इस क्लास को आग लगने पे डिपेंडेंट है. तो ये पर्टिकुलर इवेंट जो है, जो मैंने आपको बोला क्लास को आग लगना, ये इवेंट जो है इस इवेंट को बोला जाता है एक कोलैटरल इवेंट. कोलैटरल इवेंट मतलब क्या, तो ये कोलैटरल इवेंट एज सच कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट में मैं अगर प्रीमियम पे कर रही हूँ बदले में मुझे मिल रहा है वादा, और ये अगर वादा दे रहे हैं तो बदले में इनको मिल रहा है प्रीमियम. तो यहाँ पे ये कोलैटरल इवेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का पार्ट है. ये एक कोलैटरल इवेंट एक इंडिविजुअल सेपरेट इवेंट है. बट ये अगर इवेंट हो गई तो ये वादा निभाना पड़ेगा. क्या बोल रही हो, समझ में आ रहा है क्या. फिर अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका है जहाँ पे the contract is there to do or not to do something, but which is dependent upon happening or not happening of a particular event, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस कॉन्ट्रैक्ट एज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. देखो इसकी डेफिनेशन उन्होंने आपको दी हुई है यहाँ पे. अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट. कोलैटरल मतलब क्या, जैसे बाजू बाजू से सेकेंडरी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ चल रही है पैरेलली, दैट इज अ कोलैटरल इवेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन. क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है तुमको. फिर अभी उन्होंने बोला कि देर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट में जर तर वाली बातें होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला वैसे अगर आपके क्लास को आग लगी तो हम आपको नुकसान की भरपाई करके देंगे. मतलब ही क्या, द परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. द इवेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कोलैटरल इवेंट. मतलब ये क्या, दिस इवेंट इज नाइदर द परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड नॉर द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस. फिर उन्होंने बोला पॉइंट नंबर सी पे दैट ये इवेंट ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रॉमिसर. मियर विल मतलब क्या, एक मियरली सिर्फ एक इच्छा है प्रॉमिसर की. ये एक इवेंट हो सकती है क्या कोई, नहीं. वही उन्होंने यहाँ पे दिया है, देखो एक एग्जांपल दिया उन्होंने यहाँ पे. इफ ए promises to pay b rupees 1 lakh if he chooses so then it is not a contingent contract. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रॉमिस दे रहा है कि जहाँ पे मैं आपको 1 लाख रुपीज पे करूंगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी इच्छा पे. इफ ही चूजेस सो, उसकी इच्छा पे. तो अगर आपका इवेंट किसी की इच्छा पे, प्रॉमिसर की इच्छा पे डिपेंडेंट है तो वो एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट उन्होंने बोला दैट द इवेंट मस्ट बी
अनसर्टन। अनसर्टन मतलब क्या? आज मैं बोल सकती हूँ क्या सर्टनिटी के साथ कि क्लास को आग इस तारीख पे, इस दिन पे, इस समय पे लगेगी? नहीं नहीं। मतलब ही क्या, द इवेंट इन दिस केस इज अनसर्टन, पता नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो वैसा इवेंट होना नेसेसरी है। अगर ये इवेंट का होना सर्टन है तो हम लोग ये इसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। दीज आर द सिंपल इसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन से चार इसेंशियल्स बोले मैंने तुमको? तो एक है कि देयर शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। फिर द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल इवेंट। फिर उन्होंने बोला इट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रॉमिसर एंड द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन। सिंपल। फिर आते हैं रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो देखो, सर्टेन कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच, जो कि कब होंगे? अगर एक इवेंट हुई तो। जैसे देखो, मिस्टर ए ने अग्री किया कि वो मिस्टर बी का हाउस 50 लाख में खरीदेगा, बट मिस्टर ए मिस्टर बी का हाउस 50 लाख में कब खरीदेगा? जब उसको होम लोन मिलेगा तब। मतलब भी अगर होम लोन मिला तो वो घर खरीदेगा। मतलब ही क्या, यहाँ पे किसी इवेंट का होना, होम लोन का मिलना, इस इवेंट के ऊपर ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। तो वही उन्होंने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट फिर एनफोर्सेबल भी कब होगा? अगर होम लोन मिला तो। अगर होम लोन नहीं मिला तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। वही उन्होंने दिया कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पे डिपेंडेंट है तो ये इवेंट हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अगर इवेंट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। नेक्स्ट उन्होंने बोला एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। तो देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, मिस्टर एक्स अग्रीज टू परचेस मिस्टर वाईज हाउस फॉर ₹50 lakhs इफ मिस्टर जेड डज नॉट परचेस द हाउस फ्रॉम मिस्टर वाई। देखो अभी मिस्टर वाई का एक घर है, ये मिस्टर वाई का घर है। अब मिस्टर वाई जो है उसने इस घर को सेल करने के लिए ऑफर दे दी है ऑलरेडी, किसको? जेड को। अब एक्स भी आ रहा है, एक्स भी बोल रहा है कि मुझे भी आपका घर चाहिए, कितना सुंदर घर है, मुझे भी चाहिए। अब देखो मिस्टर वाई क्या बोल रहा है, अगर मिस्टर जेड ये घर नहीं खरीदता है तो मिस्टर एक्स मैं आपको ये घर 50 लाख में बेच दूंगा। मतलब ही क्या, अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इवेंट पे डिपेंडेंट है। कौन सा इवेंट? अगर मिस्टर जेड ने घर नहीं खरीदा तो, मतलब ये नहीं खरीदा, इवेंट नॉट हैपनिंग। तो अगर मिस्टर जेड ने घर नहीं खरीदा तो एक्स एंड वाई का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर जेड ने ये घर खरीद लिया तो एक्स एंड वाई का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर सी, दैट इज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल विच इज डिपेंडेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। तो देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया सा एग्जाम्पल है, मिस्टर ए विल परचेस मिस्टर बीज हाउस फॉर ₹70 lakhs इफ मिस्टर बीज ब्रदर मिस्टर सी अग्रीज टू वेकेट द हाउस। तो देखो अभी ये जो घर है मिस्टर बी का, इस घर में मिस्टर सी जो है वो रह रहा है। अब मिस्टर ए बोल रहा है कि मैं तेरा घर खरीदूंगा मिस्टर बी, 70 lakhs में खरीदूंगा, बट कब खरीदूंगा? अगर मिस्टर सी इस घर को खाली करता है तो मतलब ही क्या, मिस्टर सी के यहाँ पे घर को खाली करने पे या ना करने पे यहाँ पे ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो डिपेंडेंट है। मतलब ही क्या, सी ने अगर घर को खाली करने का एक्शन ले लिया, कंडक्ट कर लिया, सी ने घर को खाली कर दिया, तो ए एंड बी का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड। बट वही अगर सी ने घर को खाली नहीं किया तो ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है कंटेंजेंट ऑन इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम। तो देखो अभी सिंपल सा एग्जांपल है बट इसी में टाइम एलिमेंट उन्होंने ऐड कर दिया। देखो, Mr. A agrees to purchase Mr. B's house for ₹50 lakhs if Mr. A is able to get a home loan। इधर तक तो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है बट देखो आगे एक चीज ऐड कर दी, विद इन 30 days। विद इन 30 days टाइम एलिमेंट ऐड कर दिया यहाँ पे बस। तो उन्होंने बोला ए बी से घर खरीदेगा अगर ए को होम लोन मिला तो, मतलब डिपेंडेंट अपॉन एन इवेंट हैपनिंग, बट दैट टू विद इन 30 days। तो अगर स्टिप्यूलेटेड टाइम में 30 days के टाइम में अगर होम लोन मिला तो ए एंड बी का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड, नहीं तो हो जाएगा वॉइड। फिर आता है वैसा ही कुछ एक सिमिलर फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स्ड टाइम।
तो देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स ने अग्री किया कि वो मिस्टर वाई का घर खरीदेगा 50 लाख में इफ मिस्टर जेड डज नॉट परचेज द हाउस फ्रॉम मिस्टर वाई विद इन 30 डेज। देखो सेम एग्जाम्पल, बट यहाँ पे भी टाइम एलिमेंट विद इन 30 डेज उन्होंने ऐड कर लिया। तो सिंपल सी बात है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से उसका घर खरीदने वाला है कब, अगर मिस्टर जेड मिस्टर वाई से घर नहीं खरीदता है तो, मतलब ही डिपेंडेंट अपॉन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। बट यहाँ पे एक चीज बोल दी, अगर वो घर नहीं खरीदता है तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। क्या बोल रही हो, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर 30 डेज के अंदर अंदर जेड ने घर खरीद लिया तो एक्स एंड वाई का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, बट अगर जेड ने घर नहीं खरीदा तो एक्स एंड वाई का ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। और फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विच इज कंटेंजेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखो ए ने बी को बोला कि आई विल पे यू 1 लाख इफ सन राइजेस इन द वेस्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। पॉसिबल है, सन विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, इट विल नेवर राइज इन द वेस्ट। मतलब ही क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इफ इट इज डिपेंडेंट अपॉन एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू हैपन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही क्या होगा, तो वॉइड होगा। चलो द डिस्टिंक्शन पार्ट इज वेरी सिंपल, ये तुम अपने आप से कर सकते हो। फिर आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, क्वासी मतलब क्या, रिजेंबलिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये कंसेप्ट क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जहाँ पे दोनों भी पार्टीज का कभी भी इंटेंशन नहीं था टू एंटर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, सर्कमस्टांस ही कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से अब ये दोनों भी पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे जा चुके हैं। मतलब ही क्या, the parties never actually intended to enter into the contract, but law has imposed certain rules on them due to which they have now been bound by a contract। उस contract को हम लोग बोलते हैं एक quasi contract। मैंने तुमको बोला कि इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच रिजेंबल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी इज रिजेंबल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे क्यों बोला फिर, क्योंकि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जैसे तुमने पढ़ा इसेंशियल्स में कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें होना नेसेसरी है। फिर ऐसे कोई कंडीशंस जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एकदम सिंपल है, जहाँ पे दोनों भी पार्टीज का कभी भी इंटेंशन नहीं था टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बट वो अब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से बंधे जा चुके हैं। ठीक वही उन्होंने दिया, दैट यू गेट द राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन बट नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। फिर आता है द केसेस दैट आर डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। अब देखो क्या है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इसको एक एक केस देख लेते हैं, सेक्शंस भी लर्न कर लेना, इजी है। देखो क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो देखो इसमें उन्होंने क्या बोला, अगर ये आपने बचपन से किया हुआ है, एक्चुअली आपने माइनर के प्रोविजंस पढ़े थे, उसमें भी हमने देखा था माइनर की लायबिलिटी फॉर द नेसेसरीज, उसी से सिमिलर ये वाला पॉइंट है, सेम टू सेम बात हो रही है यहाँ पे कि अगर एक ऐसा कोई इंसान है हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो लूनाटिक है, माइनर है, डिसेबल्ड है, अनसाउंड माइंड का है, ऐसा कोई इंसान है, बट इसके नेसेसिटीज के लिए, इसका घर चलने के लिए, इसकी नेसेसिटीज के लिए अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो यू गेट द राइट कि आप इसकी प्रॉपर्टी से उतने पैसे का रीइंबर्समेंट मांग सकते हो, क्लेम कर सकते हो। वही उन्होंने यहाँ पे दिया है कि इफ अ पर्टिकुलर पर्सन हैज सप्लाइड नेसेसरीज टू अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दैट केस दिस पर्सन गेट्स अ राइट कि वो उसकी प्रॉपर्टी में से पैसा क्लेम कर सकता है। मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया प्रॉपर्टी में से, मतलब ही सामने वाला इंसान who is incompetent to enter into the contract will never be personally liable। फिर आता है पॉइंट नंबर बी, दैट इज पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला फिर, तो इसका एक एग्जांपल देती हूँ तुमको सिंपल सा। देखो अभी हुआ क्या कि हमने स्वाति दीदी से पुराना वाला क्लास के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो पुराना वाला क्लास जो है वो हमने स्वाति दीदी से हमने रेंट पे लिया हुआ था। अब रेंट का अग्रीमेंट जब बना तो स्वाति दीदी ने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना भी आता है आई विल पे दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमने बोला ओके। अब यहाँ पे हो ऐसा रहा था कि 2 महीने हो गए बट इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट स्वाति दीदी ने नहीं किया था बिकॉज शी वॉज आउट ऑफ इंडिया। अब वो भूल गई थी, उन्होंने पेमेंट किया नहीं। अब 2 महीने बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग आए, एमएससीबी वाले लोग आए और उन्होंने डायरेक्टली मीटर का कनेक्शन जो है वो कट कर दिया और निकल गए।
अब क्लास बंद, सारे लेक्चर्स बंद। अब क्या होगा यहाँ पे, नुकसान किसको होने वाला है यहाँ पे, मयूर सर को नुकसान होने वाला है। फिर यहाँ पे इन दिस केस अगर नुकसान मयूर सर का है तो मयूर सर ने बोला कि अरे जाने दो, मुझे इंपॉर्टेंट है कि मेरा क्लास शुरू हो जाए, इसीलिए उन्होंने फटाफट से दोनों भी महीनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे कर दिया, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वापस से रिकनेक्ट हो पाए। फिर ऐसे केस में ये पर्टिकुलर प्रोविजन आपको ऐसे बोलता है कि इन दिस केस मयूर सर नाउ गेट्स अ राइट कि वो स्वाति दीदी से ये 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो उन्होंने पे किया है उतने का पैसा वो स्वाति दीदी से रीइम्बर्स करवा सकते हैं, वही उन्होंने यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन मतलब कौन, जिसका इस प्रॉपर्टी में बेनिफिट है, इंटरेस्ट है, मतलब ये कौन, मयूर सर। तो देखो, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे बाय लॉ and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. फिर आता है पॉइंट नंबर सी, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ अ नॉन ग्रेचुटस एक्ट। नॉन ग्रेचुटस एक्ट मतलब ही क्या, ये एक्ट कभी भी फ्री में करने का इंटेंशन किसी का नहीं था। तो देखो अभी हुआ क्या, रवि नाम का एक ग्रोसरी स्टोर वाला था। अब ये रवि नाम के पर्सन को फ्लैट नंबर B5 में 5 kg रवा सप्लाई करना था। रवि को क्या करना था, तो फ्लैट नंबर B5 में 5 kgs ऑफ रवा सप्लाई करना था। अब क्या हुआ कि गलती से फ्लैट नंबर B5 के जगह पे B6 पे रवा डिलीवर हो गया, जहाँ पे रहती थी रीवा। अब ये रीवा ने इस रवे को कलेक्ट कर लिया और इसका शीरा बना के खा भी गई। फिर ऐसे केस में ये लॉ आपको बोलता है कि नाउ रवि गेट्स अ राइट, क्या राइट, कि वो रीवा से इस 5 kg रवा के पैसे मांग सकता है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, वाई सो, बिकॉज रवि नेवर इंटेंडेड टू डिलीवर इट टू रीवा फ्रीली। समझ आया? देखो, वेर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अ पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुitously and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to pay the compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or so delivered। मतलब क्या, रीवा के पास 2 ऑप्शन है, एक तो 5 kg रवा जैसे के है वैसे के वैसे रिटर्न कर दो, या फिर उसके पैसे दे दो। देखो, इसके कुछ क्या चीज़ें प्रूव करनी है इसमें, अगर आपको क्लेम करना है तो रवि को क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो, रवि विल प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ही हैड डिलीवर्ड द थिंग लॉफुली, उसने लॉफुली डिलीवर किया। ही डिड नॉट डू सो ग्रेचुitously, उसने फ्री में नहीं डिलीवर किया। एंड दैट द अदर पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट, मतलब रीवा ने रवि का शीरा खा लिया। चलो, नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो देखो, मैंने जो जैसे तुमको एग्जाम्पल दिया कि अगर प्राप्ति को रास्ते पे डायमंड की रिंग मिल गई, फिर यहाँ पे प्राप्ति की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो, अब प्राप्ति और इस डायमंड रिंग का ट्रू ओनर दे हैव नाउ एंटर्ड इनटू अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे अब प्राप्ति को नंबर 1 इस डायमंड रिंग को अच्छे से संभाल के रखना है, उसकी प्रॉपर केयर लेनी है जैसे कि एक नॉर्मल इंसान लेगा वैसे। नंबर 2, नॉट नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स एज अर ओन, मीनिंग क्या, वो ये नहीं बोल सकती कि ये गुड्स तो मेरे ही है या उस गुड्स को बेच दिया, ऐसे कुछ भी वो नहीं कर सकती। एंड नंबर 3, अगर कल चल के ट्रू ओनर मिल जाता है तो उसको ये गुड्स को वापस दे देना है। दीज आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फिर आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर द कोवर्शन। तो इसका एक तुमको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज लेट्स से आई हैड गॉन टू अ शॉप टू परचेज अ ड्रेस, वेर आई परचेज अ ड्रेस ऑफ ₹2000। अब ये 2000 रुपीज़ का पेमेंट जो है वो मैं जीपे से कर रही हूँ। अब पेमेंट कैसे करते हो, तो आपको प्रोसेस पता है कि यूपीआई पे आप फिर क्यूआर कोड स्कैन करते हो, देन यू एंटर द अमाउंट, जैसे 2000 रुपीज़ आप अमाउंट एंटर करोगे और उसके बाद आप पिन नंबर डालते हो और फिर पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखो, गलती से मैंने क्या किया, मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया और अमाउंट के इसमें मैंने पिन नंबर डाल दिया और उसके बाद पिन नंबर में वापस पिन नंबर डाल दिया। अब ये पिन नंबर जो था वो था मेरा 5 डिजिट का पिन नंबर, ठीक है, दिस वॉज अ 5 डिजिट पिन नंबर। तो देखो, 2000 के जगह पे कितना जा रहा है, 1 लाख रुपीज जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैंने 1 लाख डाला अमाउंट में और 1 लाख पिन वापस से डाल के मैंने पेमेंट कर दिया। फिर यहाँ पे मेरे पास अधिकार है और सामने वाले को जितना मैंने उसको बाय मिस्टेक पे किया है उतना 98,000 रुपीज़ उसको मुझे रिटर्न करना होगा, बिकॉज यर आई हैव पेड द मनी बाय मिस्टेक टू दैट अदर पर्सन। ठीक है, फन फैक्ट, 1 लाख इज नॉट माई पिन नंबर। ओके, चलो, एनीवेज, आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड विल कंटिन्यू